नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आर्मी जीके के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके 21 क्लास हो चुके हैं। आज है क्लास नंबर 22। अगर आपने 21 क्लास नहीं देखा है तो आज ही जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आर्मी जीके टेस्ट सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको 21 सेशन मिल जाएंगे। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलर या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में जीके के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर रहेगा। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं जो शुक्र ग्रह से पेपर में पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पूछा गया है शुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। क्वेश्चन नंबर 2, शुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कणव, ऑप्शन डी गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कणव वंश। शुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कणव वंश ने किया था। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कणव वंश का संस्थापक कौन था और शुग वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुष्यमित्र था। और कणव वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव। दोस्तों अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को फटाफट लाइक कर दे और सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है क्योंकि आपके शेयर करने से ये सेशन उस भाई तक पहुंच सकता है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए फाइयान, ऑप्शन बी इनसिंग, ऑप्शन सी वेनसोंग, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपका आंसर रहेगा मेगास्थनीज। अब एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का। बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी दौलत खां लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी आपका आंसर रहेगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 510, ऑप्शन सी 520, ऑप्शन डी 525। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 500। अब कुछ दिमाग में आपके क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 थी, तो वर्तमान में कितनी है और मैक्सिमम अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है और अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500, वर्तमान में 545 है और अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अगर आप आर्मी भर्ती से नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 7300133100 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है
कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, जैसे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे कम कार्यकाल किसका था? सबसे कम कार्यकाल किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका आंसर रहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी। यहां पर हमने डिस्कशन किया है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना है, क्योंकि आपके शेयर करने से ये सेशन उस भाई तक पहुंच सकता है जिस भाई को वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इसलिए सेशन को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, कोई भी भाई कंजूसी ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए विधि सचिव, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी संघीय विधि मंत्री। क्वेश्चन नंबर 7 भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। अब दोस्तों महान्यायवादी से संबंधित एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद नंबर 76 76 के अंदर उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कोलार स्वर्ण खदान ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सोने का स्वर्ण का उत्पादन है 98% भाग सोने का अकेले कर्नाटक में होता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर रहेगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट कर रहा हूं, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा अंटार्कटिका। ऑप्शन डी किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो 98% भाग है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इस महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो भी आपका आंसर रहेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट कर रहा हूं, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोयंबटूर। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमने डिस्कशन किया कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, और मैनचेस्टर है क्या, मैनचेस्टर कहां पर स्थित है, किस देश के अंदर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैनचेस्टर इंग्लैंड देश का एक शहर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह जो भारत का शहर है अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर है, यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयंबटूर तमिलनाडु को कहा जाता है। दोस्तों शायद आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस सेशन इंपॉर्टेंट लगता है तो सेशन को अभी कभी लाइक वाला जो बटन है, इस बटन को दबा के लाइक करें सेशन को, और सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। आपके साथ जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले भाई जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ इस सेशन को शेयर करें। सेशन को इतना शेयर करें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सरयू नदी। अयोध्या शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर। क्वेश्चन नंबर 13 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है। ऑप्शन ए बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सोल, ऑप्शन बी माई स्टोरी, ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दोस्तों अब महात्मा गांधी से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ, तो आपका आंसर रहेगा पोरबंदर, कहां पर, गुजरात में। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती मनाई जाती है। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। इसी कारण 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट कर रहा हूं, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करते चलें, जिससे आपको अपना लेवल पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। ऑप्शन ए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ऑप्शन बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन सी पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए डिमोस, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी टाइटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 18 का। दोस्तों अगर आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सेशन के अंत तक बने रहे। सेशन के अंत में आपको मैं बताने वाला हूं कि इस सेशन की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगी। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 18 का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पंचायती चुनाव से संबंधित जो पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ है वो कब किया गया था? यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहां पर शुरू किया गया था? नागौर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है? तो आपका आंसर रहेगा अनुसूची नंबर 11 के अंदर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 22 भाषा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो आपका आंसर रहेगा 14 भाषाएं। मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा। और आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुसूची के अंदर भाषाओं का उल्लेख है? तो आपका आंसर रहेगा अनुसूची नंबर 8 के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 20, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मदुरई। और मदुरई कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मदुरई का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर रहेगा तमिलनाडु। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर जरूर करना है। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। इस सेशन की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसलिए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से इस सेशन आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक पहुंच सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्मी की तैयारी करने के लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी मोंटेग्यू घोषणा, ऑप्शन सी रोलेट एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोलेट एक्ट था क्या। रोलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको कुचलने के उद्देश्य से एक निर्मित कानून था। महात्मा गांधी ने इस रूलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि गोदान किसकी रचना है। जितने भी इंपोर्टेंट पुस्तक है उनके लेखक आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। हर पेपर के अंदर एक लेखक जरूर पूछा जाता है, एक पुस्तक का नाम जरूर पूछा जाता है, इसलिए जितने भी इंपोर्टेंट पुस्तक है उन सभी के लेखक आप अच्छी तरह से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 22, गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 22, गोदान किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है
गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई? गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1913 ईस्वी, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1919। क्वेश्चन नंबर 23, गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल और काशीराम ने गद्दार पार्टी की स्थापना की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर रहेगा लाला हरदयाल और काशीराम। कब की थी? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, बार बार आपके पेपर में रिपीट हुआ है। बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए सेद वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लोधी वंश। बाबर ने लोधी वंश के शासक को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और लोधी वंश के किस शासक को मुगल शासक बाबर ने पराजित किया था? तो आपका आंसर रहेगा इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। और बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी? लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। कब? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चित्राभूमि। चित्राभूमि किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 22। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 22। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है। अब कुछ इंपोर्टेंट पार्ट, इंपोर्टेंट भाग देख लेते हैं कि किस भाग में किसका उल्लेख है। तो दोस्तों, संविधान का जो भाग नंबर 2 है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो उल्लेख है वो किस भाग में है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित उल्लेख है? तो आपका आंसर रहेगा भाग नंबर 2 के अंदर। मौलिक अधिकार से संबंधित जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग नंबर 3 में। और भाग नंबर 17 के अंदर किसका उल्लेख है? राजभाषा का उल्लेख है। और भाग नंबर 20 के अंदर संविधान संशोधन से संबंधित उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी 85। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद नंबर 61। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर रहेगा महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आपका आंसर रहेगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के जो 1/3 मतलब 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, मतलब रिटायर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए रोन नदी, ऑप्शन बी डेन्यूब नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे जो लंबी नदी है उसका क्या नाम है? वोल्गा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन डी गुप्त। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंडो बैक्ट्रियन। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किया है, कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया है। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन किया है जो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओगे। अब आपके सामने 2 क्विज क्वेश्चन है। पहला क्विज क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सासाराम बिहार, ऑप्शन डी औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सेशन के अंत में, सेशन खत्म होने के बाद इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर देना। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, अगर इस सेशन के आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी। आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स और आर्मी भर्ती से संबंधित इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है, इसलिए आप टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से सेशन उस भाई तक पहुंच सकता है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को सभी के सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।